कि यहाँ से देखें, ऐसे नोड होता है जी आप लोगों का बेसिक जो पेस मेकर होता है। पेस मेकर का मतलब है कि हार्ट की जो इम्पल्स जनरेट हो रही होती है ना हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो यहाँ से जनरेट हो रही होती है। आपका पेस मेकर ये है, इसकी एक्टिविटी इसको ठीक है ना 60-70 की इम्पल्स पर मिनट के हिसाब से जनरेट करता है। मतलब इसका जो इम्पल्स जनरेशन का रेट है वो सबसे ज्यादा होता है। ये देख रहे ठीक है ना, कितना होता है वो उसका इसका ज्यादा सारा होता है 70 से 80। ठीक है, ये इसका इम्पल्स जनरेशन का रेट होता है। और क्योंकि और फिर ठीक है जी, फिर एक चीज होती है एवी नोड। ठीक है यार, क्या अजीब, ये एक होता है जी एवी नोड। ठीक है, तो इम्पल्स यहाँ से इसके पास आती है एवी नोड के पास। ठीक है, इन इंटरनोडल पाथवेज के दो नोड के दरमियान पाथ है ना, ऐसे नोड और एवी नोड। फिर ये आगे आपका क्या है जी, आप लोगों का बंडल ऑफ हिज है। ठीक है, इससे इस बंडल ऑफ हिज के थ्रू इम्पल्स एट्रिया से किधर जाती है, वेंट्रिकल में, इस बंडल ऑफ हिज के जरिए। ठीक है, फिर ये आपके क्या हैं जी, आपके परकंजी फाइबर्स हैं ये सारे। ठीक है, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, और फिर ये आगे सारे उनसे फिर आगे फाइबर्स निकल रहे हैं, परकंजी फाइबर्स। ठीक है जी, तो इनके जरिए सारे वेंट्रिकल तक फिर इम्पल्स ट्रांसमिट होती है। ठीक है, अब मुझे बताओ इम्पल्स आई कहाँ से थी, यहाँ से आई थी। ठीक है, और ये आप लोगों के एट्रिया है, एट्रिया के अंदर इम्पल्स यहीं से डायरेक्टली एट्रिया के मसल में चली जाती है। ठीक है जी, यानी कि ऐसे नोड से ही डायरेक्टली इम्पल्स जाती है किधर, एट्रिया में। एट्रिया को इम्पल्स देने वाली चीज सिर्फ ये आपका समझ लो कि आप लोगों का है जहां से इम्पल्स मिलती है एट्रिया को। ठीक है, ये बात क्लियर हो। अच्छा, अब ऐसे नोड घर में मेन बंदा है जो कि काम करता है और सारों को इम्पल्स बांटता है और फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है। लेकिन अगर ऐसे नोड में कोई मसला आ जाए, कोई ब्लॉक आ जाए, तो फिर काम इम्पल्स जनरेशन का एवी नोड भी कर सकता है, काम इम्पल्स जनरेशन का आपका ये परकंजी फाइबर्स भी कर सकते हैं। एवी नोड इम्पल्स जनरेट करने की इसकी क्या रेट है, इसका रेट है जी 40 से 60, कि अगर इसने इम्पल्स जनरेट करनी है तो इसने 40 से 60 की स्पीड पे करनी है। ठीक है, तो मतलब उस टाइम पे जो आपका हार्ट रेट होगा वो 40 से 60 के दरमियान होगा। आपका परकंजी जो है, अगर एवी नोड के आगे भी ब्लॉकेज आ जाए तो फिर आपका परकंजी फाइबर जो है वो पेस मेकर बन जाते हैं। और ये किस रेट पर इम्पल्स जनरेट करते हैं, ये करते हैं 15 से 40 की रेट पर, 15 से 40 की रेट पर। ठीक है जी, अब आपको पता चल गया कि एक तो है जी आपका जो पक्का वाला पेस मेकर है, इसके अलावा अगर कोई भी पेस मेकर बनेगा ना सपोज, तो वो उसको हम कहेंगे एक्टोपिक पेस मेकर। ठीक है, मतलब अगर प्रकंजी बनते हैं तो हम प्रकंजी को कहेंगे एक्टोपिक पेस मेकर। ठीक है, अच्छा इतनी बात पता चल गई आप लोगों को। एक और बात देखें जी, आपका सवाल आना चाहिए कि सर इधर से इम्पल्स एट्रिया में गई, फिर एट्रिया के मसल्स ने आपस में एक सिंसिटियम बनाया होता है, मतलब इनके मसल टू मसल, सेल टू सेल गैप जंक्शंस के थ्रू खुद ही सारा का सारे एट्रिया के अंदर वो इम्पल्स फैल जाती है। ठीक है, मतलब ऐसे नोड से डायरेक्ट इधर। ठीक हो गया, अच्छा लेकिन कभी भी वो इम्पल्स इधर से इधर नहीं आ सकती, इधर से डायरेक्टली इधर नहीं आ, कभी भी नहीं आ। एक फाइबर्स टिश्यू होता है इन दोनों के दरमियान, इसलिए कभी भी इम्पल्स एट्रिया टू वेंट्रिकल खुद नहीं आ सकती, बल्कि इम्पल्स ने सिर्फ और सिर्फ इसी रास्ते से आना है, एवी बंडल के थ्रू। इसके अलावा इम्पल्स नहीं आ सकती एट्रिया टू वेंट्रिकल। ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, जब इम्पल्स ऐसे नोड से एवी नोड में आती है तो डिले लेती है, थोड़ा सा डिले लेती है, 0.09 सेकंड का ऑलमोस्ट। ये डिले किस लिए लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है ताकि जब एट्रिया अपना कॉन्ट्रैक्शन कर ले ना, क्योंकि देखो ना उसमें इम्पल्स फैल रही है, उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो इसलिए होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले उसका, और उस दौरान वेंट्रिकल रहे रिलैक्स, ताकि ये है कि वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा, इसका सारा ब्लड इसमें आ जाएगा थ्रू, इस माइट्रल वाल्व होता है यहाँ पे, ताकि इसका सारा ब्लड इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से यहाँ पे आ जाए। तो हम चाहते हैं कि इम्पल्स अभी वेंट्रिकल में ना जाए, अभी थोड़ी देर सब्र करे। ठीक है, अभी बात हम सायों तक ना जाए, अभी फिलहाल अभी हम अपना तो जो करना है वो तो कर लें। इसका काम होता है ब्लड को यहाँ पे पंप करना, प्राइमर पंप के तौर पर एक्ट करना। तो यही अगर ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं पहले एक दफा सारा ब्लड इधर आ जाए,
फिर ये इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करे और फिर सारी बॉडी में ब्लड भेज दे। इसलिए यहाँ पे होता है डिले, इसकी डिले की बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर इस तरह से इंपल्स जब परकंजी फाइबर में जाती है तो बहुत रैपिडली वो फिर सारे वेंट्रिकल्स के अंदर फैल जाती है बहुत स्पीड से, ताकि यह है कि सारा वेंट्रिकल इकट्ठा ही सिंक्रोनसली, सिंक्रो ठीक है ना, इकट्ठा यानी कि सारा वेंट्रिकल जो है ना वो वो कॉन्ट्रैक्ट करे, ताकि ये है कि जितना देखो ना सारे मसल अगर इकट्ठे ये नहीं पहले ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये सोया हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये सोया हुआ है, तो इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है जब इंपल्स की ट्रांसमिशन बहुत तेज होने से परकंजी फाइबर्स में। तो इसलिए जो है ना आपका ये जो होता है वेंट्रिकल, ये इसमें क्या होता है, परकंजी फाइबर बहुत तेज इंपल्स पहुंचाते हैं, तो ये सारा वेंट्रिकल ऑलमोस्ट इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और उससे ये होता है बड़ी अच्छी इफेक्टिवनेस के साथ सारी बॉडी के अंदर आपका जो है ना वो क्या जाता है, ब्लड जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ लग गई। अभी आज का जो हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है ना हम लोगों ने, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, अब सुने वजह वजह सुने। सबसे पहले हमने पढ़ना है साइनस, साइनस टैकिकार्डिया, ठीक है, साइनस ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। फिर हमने पढ़ना है उसका नाम क्या, सारे ब्लॉक्स, ठीक है, एसए ब्लॉक, एबी ब्लॉक, फिर एबी की फर्स्ट डिग्री, फिर सेकंड डिग्री, फिर थर्ड डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि आप लोग जो है ना वो मुझे यहीं से थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते जाते हैं उस टॉपिक का भी, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर मैं एसए नोड को ही ब्लॉक कर दूं, एसए नोड को ही ब्लॉक कर दूं, तो मुझे बताएं क्या होगा। आप लोग अब मुझे बताएं, अब थोड़ी अकल अकल लगाएं, सोचें क्या होगा। मैंने आप लोगों को बताया ना कि जब ये ब्लॉक होगा तो आगे से कहीं से कोई ना कोई पेसमेकर बन जाएगा, और वो फिर क्या करेगा, वो फिर जनाबे वाला वेंट्रिकल को सप्लाई करेगा, और एट्रिया आपके स्टैंड स्टिल, यानी कि एट्रिया को इंपल्स नहीं मिलेगी, ठीक है। और इस तरह से जनाबे वाला, बल्कि काम करते हैं कि पहले मैं आप लोगों को ईसीजी पढ़ा लूं फिर ये करते हैं काम। अब आप लोगों को इंपल्स ट्रांसमिशन की सारी बातें पता चल गई हैं, अब मैं ईसीजी की तरफ जा रहा हूँ। ये आप लोगों का सारा चैप्टर 10 था, तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया। अब जरा इधर आ जाए चैप्टर 11 पे। और चैप्टर 9 और 10 की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो सुन लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स हैं 9 की भी हैं 10 की भी हैं। अब जरा ये ईसीजी को देखो कि ईसीजी का क्या निजाम है, क्या है ईसीजी। वैसे तो मैं चैप्टर 9 में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, उतना ही यहाँ भी बताना है, दो चार बातें न्यू ऐड करनी। ये होती है जी आपकी ईसीजी, पी वेव, एक होती है क्यूआरएस, ठीक कॉम्प्लेक्स, एक होती है टी वेव। पी वेव रिप्रेजेंट करती है कि अब एट्रिया डीपोलराइज कर गया है, कि एट्रिया के अंदर इंपल्स आ गई है। डीपोलराइजेशन कहते हैं इंपल्स आने को, सिंपल अल्फाजों में। और रीपोलराइजेशन का मतलब है कि इंपल्स खत्म हो गई। रीपोलराइजेशन का मतलब है इंपल्स की रिकवरी हो रही, बस, ठीक है। अच्छा, ये है जी पी वेव, आपकी एट्रिया की, एट्रिया की क्या डिनोट करती है, एट्रिया की, बताओ बताओ बताओ। ये डोनेट करती है एट्रिया की डीपोलराइजेशन। और ये क्यूआरएस क्या डोनेट करता है, ये वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन के, अब वेंट्रिकल के पास इंपल्स पहुंच गई है, ये वो डोनेट करता है। ये टी क्या डोनेट करता है, ये वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन के बस अब इंपल्स अब खत्म हो गई है, ठीक है, कि वेंट्रिकल बस अब रीपोलराइज हो गए, ठीक है। एट्रिया और वेंट्रिकल मसल है, ठीक है, उसी को मान, चलो जी। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि एट्रिया की रीपोलराइजेशन कहाँ गई फिर, ठीक है। तो वो बेसिकली, क्योंकि ये बड़ी सारी है ना, ज्यादा वोल्टेज की होती है, तो उसकी थोड़ी सी वोल्टेज जो होती है वो इसकी वजह से मास्क हो जाती है, ठीक है, वो अपीयर ही नहीं होती, ठीक है, होती वो भी है, लेकिन ये है कि ईसीजी क्या है बेसिकली, ईसीजी बेसिकली ये है कि जो हार्ट के अंदर हो रहा है ना वो हम स्किन से डिटेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड लगा के। हम स्किन के ऊपर हमने इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, और हम वो सारी वोल्टेजेस को जो हार्ट के अंदर चल रही है ना, ठीक है, उनको हम डोनेट करके उनको हम ग्राफ पे उनकी इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस वगैरह को देख रहे हैं। वोल्टेज चेंज ही है ना, डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन वगैरह, तो हम उसको उसकी उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कहाँ पे, ठीक, स्किन से, स्किन के ऊपर से हम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो जब जिस टाइम पे एट्रिया डीपोलराइजेशन हो रही है, मतलब ऐसे नोड ने जनरेट की और वो एट्रिया की क्या कर रहा है, डीपोलराइजेशन कर रहा है, एट्रिया का इंपल्स फैल रही है, उस टाइम पे आपकी पी वेव आ जाती है,
ठीक है। फिर जब उसका नाम क्या, फिर उसके बाद जो है ना वो जब इम्पल्स अपने डिले के बाद, जो हमने कहा कि एबी नोड में डिले चिले होता है, ठीक है, तो इसलिए उसकी थोड़ी देर के बाद, ठीक है, जब इम्पल्स इधर पहुंच जाती है तो ये देख लो उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स आ गया। फिर ये होता है कि इम्पल्स थोड़ी देर के बाद जनाबे वाला इम्पल्स, ठीक है, फिर बस हो गया, वेंट्रिकल ने इतना कॉन्ट्रैक्ट करना था, उसके बाद अब वेंट्रिकल अब बस इम्पल्स रिपोलराइज होने लगी है तो वो टी वेव आ जाती है। तो ये थोड़ी सी बातें पता चल गई। अच्छा जी, अब एक चीज है PR इंटरवल, ये देख लो ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल। अच्छा, एक चीज है ये आपका PR इंटरवल, एक है QT इंटरवल, एक है RR इंटरवल, ठीक है, ये तीन है इंटरवल। एक है जी ST सेगमेंट, ठीक है, एक ये सेगमेंट इसने शो किया है। इनको अब हम देखते हैं कि ये क्या निजाम है। देखो PR इंटरवल क्या है, P वेव के शुरू होने से QRS कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट होने तक, मतलब इसके स्टार्ट से इसके स्टार्ट तक, ठीक है, ये इंटरवल कितना है 0.16, ये हर बच्चा भी याद करे 0.16, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा फिर आपका सवाल चाहिए कि आर क्यों उसने कहा है, क्यों 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 नहीं कहा QRS जो है, तो बाज़ औक़ात क्यू जो है वो आता ही नहीं है, शो ही नहीं होता, ठीक है। तो आर ने तो आना है, तो इसलिए हम लेते ही कह देते हैं कि इसको PQ भी कह देते हैं, लेकिन PR भी इसको कहते हैं, ठीक है। RR इंटरवल जो है वो क्या है, वो मेन मतलब कि दो, ठीक है ना, इससे RR इंटरवल से हम बेसिकली इसकी हार्ट बीट काउंट कर रहे होते हैं, हार्ट बीट मतलब हार्ट का जो रेट है ना वो काउंट करते हैं। बेसिकली हार्ट रेट क्या है, हार्ट रेट ये है कि 1 मिनट में हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, 1 मिनट में, ठीक है। तो उसका यही तरीका है ना कि 2 बीट के दरमियान का टाइम नोट करो, ठीक है, 2 बीट के दरमियान का टाइम नोट करो। 2 बीट के दरमियान का टाइम कितना है, इन 2 बीट के दरमियान का टाइम यहां से नोट करो, देखो जरा, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट बन जाता है 0.8 सेकंड, ठीक है, यहां से देखो, ठीक है। तो 60 डिवाइडेड बाय 0.8 तो 72 बीट्स आ जाती हैं, कितनी 72 बीट्स, ठीक है। यानी कि 2 बीट्स के दरमियान का टाइम जो है वो कितना है, वो 0.8 सेकंड है, ठीक है। तो फिर मुझे बताओ कि 60 सेकंड के अंदर वो कितनी दफा करेगा, मुझे बताओ ना, कि जब 2 बीट्स के दरमियान का टाइम 0.8 सेकंड है, इसका मतलब है एक बीट और अगली बीट के दरमियान 0.8 सेकंड का टाइम आता है, तो 1 मिनट के दौरान वो कितनी दफा करेगा, 72 दफा करेगा, आसान सी बात है। तो 0.8 सेकंड को आप कर लो ना, ठीक है। अच्छा जी, ST सेगमेंट क्या है, ठीक है ना। QT इंटरवल क्या है जी, Q से लेकर T तक का जो टाइम है वो QT इंटरवल है। ST सेगमेंट क्या है, S से लेकर T के स्टार्ट होने तक का जो इंटर सेगमेंट है वो, ठीक है। 2 वेव्स के दरमियान का जो टाइम होता है उसको हम सेगमेंट कहते हैं। तो ये ST सेगमेंट है, इस वेव से लेकर इस वेव तक का जो सेगमेंट है वो क्या है, ST सेगमेंट। मैं आप लोगों को इस चैप्टर की डिटेल नहीं बता रहा, सिर्फ मैं इतना ही बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद जब मैं जाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर पर, अपने मेन चैप्टर पर, तो वहां पे आपको ये बातें समझ आ जाए, मतलब आपको पता हो कि हाँ एक चीज ST सेगमेंट भी है, ठीक है। वैसे तो मैं वहां से भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ से थोड़ी एक अच्छी डायग्राम बनी हुई है, उससे पता होना चाहिए। चलो जी, मेरे ख्याल से यहाँ से जितने पता होना चाहिए था वो आप लोगों को पता चल गया। लेकिन ये है कि मैं एक बात आप लोगों से और करना चाहता हूँ, वो ये है कि मुझे बताएं कि अब आप लोगों को ये बात तो क्लियर हो गई ना, एक बात कि पहले क्या होगी, पहले हार्ट के वेंट्रिकल के अंदर, हार्ट के एट्रिया के अंदर डीपोलराइजेशन होगी, ठीक है। उसको हम कैसे देख रहे हैं कि उसके अंदर कैसी डीपोलराइजेशन हुई, कैसी रिपोलराइजेशन हुई, उसको हम देख रहे हैं इसी चीज से, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई ना, ठीक है।
कि ये बेसिकली डीपोलराइजेशन की वेव्स नहीं है, ये उसको डिनोट करने वाली वेव्स हैं। ये बात समझ आ गई कि हम बेसिकली उसको हम ये उसको डोनेट करती हैं, उसको रिप्रेजेंट करती हैं कि वहां पे ये काम हो रहा है। ठीक है, चलो जी। हाँ जी, अब हर बच्चा जो है ना अब हो जाए एक्टिव। ठीक है, क्योंकि अब हम आगे पढ़ने लगे हैं, और जिन लोगों के प्रीवियस चैप्टर मिस भी हुए हैं वो रिकॉर्डिंग सुने। ठीक है, लेकिन ये है कि उनको इंशाल्लाह अभी भी समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने पढ़ाना ये चैप्टर आराम से है। ठीक है, अब सबसे पहले तो टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया को समझिए कि ये क्या है। टैकीकार्डिया ये है कि जो 72 की बीट होती है ना, अगर वो 100 से ज्यादा हो जाए तो ये है टैकीकार्डिया। ठीक है, कि आपकी बीट तेज हो गई है आप। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया ये है कि जो आप कहते हो ना आप 72 की बीट से करते हो, अगर वो 60 से नीचे चली जाए तो ब्रेडिकार्डिया, यानी कि स्लो हार्ट बीट। अगर वो 60 से नीचे हो जाए तो आप इसको क्या कहते हो, ब्रेडिकार्डिया। इतना पता चल गया कि टेकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया। लेकिन एक बात याद रखें कि इसका नाम है साइनस टेकीकार्डिया और साइनस ब्रेडिकार्डिया। कि इंपल्स ऐसे नोड से ही आए तो उस टाइम पे जो कार्डियक, यानी कि इंपल्स कोई और कहीं से और से नहीं आ रही, ऐसे नोड से रही है, वो आप कहें जी कार पर कंजी रहा है तो ब्रेडिकार्डिया हो गया। ब्रेडिकार्डिया तब नहीं कहना बेटा, ठीक है ना, ब्रेडिकार्डिया तब भी कहना जब कार ऐसे नोड ही रहा है, लेकिन फिर भी आपकी इंपल्स लो। ये क्लियर होगी पहली बात। अच्छा जी, दूसरी बात अब आप लोग मुझे बताएंगे, अभी बता के आ रहा हूं कि हार्ट रेट कैसे डिटरमिन करते हैं। दो आर इंटरवल्स के दरमियान से, यानी कि दो क्यू आर एस कंपर इंटरवल्स के दरमियान से आप लोग डिनोट करोगे। तो वो मैंने कितनी बताई थी कि 0.8 सेकंड होता है। अब यहाँ पे देखो टैकीकार्डिया के अंदर ये क्या होगा, ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों होगा कम? जब टाइम कम हो गया है तो ऑब्वियसली अब 1 मिनट के अंदर, पहले 0.8 सेकंड के अंदर आता था वो, अब सपोज ये आता है 0.4 सेकंड में। तो अब टाइम कम हो गया तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटिंग ज्यादा हो गई, मतलब अब 1 मिनट में ज्यादा बीट हो रही है। तो इसकी ईसीजी ऐसे आती है। जबकि ब्रेडिकार्डिया में ये टाइम ज्यादा हो गया, दो क्यूआरएस इंटरवल्स के दरमियान का जो टाइम है ना वो ज्यादा हो गया। ठीक है, अब इसको मतलब है अब आप 1 मिनट में से ये कुछ 40 एक दफा आप बीट कर रहे हो। बात समझ आ गई कि टाइम जो है ना वो ऑब्वियसली टाइम बीटिंग क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है ना कि 1 मिनट में आप कितना बीट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली टाइम के इनवर्स है। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब आप लोगों का सवाल होना चाहिए कि जरूरी क्यों आप ये दो क्यू एस को ले रहे हो, क्योंकि ये ज्यादा प्रोमिनेंट है ना। लेने को तो आप दो इनको भी ले सकते हो कि दो पी के दरमियान का टाइम, वो भी तो वही चीज ही है, लेकिन आप इसको इसलिए ले रहे हो क्योंकि ज्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट सवाल आना चाहिए कि सर टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया कब कब होता है। आपको पता तो चल गया कि टेकीकार्डिया क्या है, ब्रेडिकार्डिया क्या है, कब कब होता है। अब इस बात का और कैसे आपने इसी चीज को कैसे देखा वो भी आप लोगों को पता चल गया। अब एक तीसरा सवाल है जो आप लोगों ने कि ये कब कब होता है और वो कब कब होता है। पहले सबसे पहले बात तो आप लोगों को पहले से पता है कि सिंपैथेटिक सप्लाई जो है वो टेकीकार्डिया कराती है, बहुत दफा बता चुका हूँ। ठीक है, क्या बताया था भला मैंने कि सिंपैथेटिक सप्लाई जब आती है एस नोड को तो उससे हार्ट रेट बढ़ता है। जिसको नहीं पता वो चैप्टर 9 में आराम से पढ़ लेगा, फिक्र नहीं। यहाँ पे बस इतना याद रखो कि एस नोड से हार्ट रेट ज्यादा होता है, यानी कि हार्ट रेट जो है ना एस नोड को इंपल्स मिलती है सिंपैथेटिक इनर्वेशन से, एस नोड ज्यादा हार्ट रेट बढ़ा देता है। जबकि सिंपैथेटिक जो होती है ना, सिंपैथेटिक सप्लाई से पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो कि वेगस नर्व के जरिए से एस नोड को मिल रही होती है, वो क्या कराती है, वो हार्ट रेट को कम कर देती है, कम कर देती है। इतनी बात क्लियर हो गई। जिन लोगों को प्रीवियस चैप्टर नहीं ना पता उनको एक हद तक ही समझ आएगी, बाकियों को बहुत अच्छी समझ आ जाएगी, लेकिन जिनको एक हद तक भी समझ आ गई उनको बात तो क्लियर हो गई है ना, इसलिए सुनते रहें। अब दूसरी वजह क्या है, वो है टेम्परेचर जब बढ़ता है तो तब
आपका बीटिंग ज्यादा हो जाती है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो साइनस नोड से आनी है ना बीटिंग, बीटिंग का रेट कौन जनरेट कौन कर रहा है? सेल्फ एक्साइटेबिलिटी से एसए नोड आपकी इंपल्स जनरेट कर रहा है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएगा, उसके जो आयंस की परमेबिलिटी है, चैनल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसकी एक्साइटेबिलिटी, उसका रेट ऑफ रिदम जो वो 60 से 80 के दरमियान कर रहा था, जो हम पढ़ के आए, वो ज्यादा हो जाएगा, वो 100 से ऊपर चला जाएगा। तो ये वजह होगी कि टेम्परेचर के बढ़ने से ये हो रहा है। नंबर 3 वजह क्या होती है कि जब आपका हार्ट वीक होता है, जब आपका मायोकार्डियम यानी कि हार्ट का मसल जब वीक होता है, तब कम होने। अब आप लोगों को कल मैंने एक बैरो रिसेप्टर सिस्टम पढ़ाया था, जिसके मुताबिक मैंने आपको बताया था कि जब आपका कल सेल फिजियोलॉजी के अंदर मैंने पढ़ाया था कि जब आपका आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा होता है तो वो इन द एंड आपके बैरोसेप्टर सिस्टम के थ्रू आपका क्या कराता है, आपके सिंपैथेटिक इनर्वेशन कम करा के आपका क्या कराता है, आपका हार्ट रेट कम कर लेता है। अब ये उसका उल्ट भी तो होता है ना कि जब ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो वो क्या करता है, वो बैरोरिसेप्टर जो होते हैं वो सेंस करते हैं ब्लड प्रेशर कम है, वो सिग्नल किसको भेजते हैं, वो वैसोमोटर सेंटर को सिग्नल भेजते हैं जो कि मेडुला के अंदर मौजूद होता है। उसका सिग्नल भेजते हैं कि यार आपका जो है ना वो बैरोरिसेप्टर है ना, प्रेशर को उन्होंने सेंस किया है, तो उसको सिग्नल भेजते हैं कि यार प्रेशर कम है, तुम एक काम करो, मेहरबानी करो यार, प्रेशर ऑलरेडी कम है, तो तुम जो है ना अपनी वो सिंपैथेटिक सप्लाई को ज्यादा करो, ताकि सिंपैथेटिक सप्लाई ज्यादा होगी तो साइनस ऐसे नोड को जाकर कहेगी कि यार उसका क्या नाम है, तुम अपना हार्ट रेट ज्यादा करो, ठीक है। इस तरह से वो फिर हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है। बात समझ आ गई कि रिडक्शन ब्लड प्रेशर से कैसे आपका ये सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स ज्यादा करते हैं हार्ट रेट को, ठीक है। तो बैरोरिसेप्टर सिस्टम के जरिए से आपके वेसोमोटर सेंटर जो कि मेडुला के अंदर मौजूद होता है उसको नेगेटिव फीडबैक सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। फिर आगे से सिंपैथेटिक सप्लाई ज्यादा होती है, वो फिर आके एस नोड के आके कहती है कि यार ब्लड प्रेशर कम है, तुम लोग ज्यादा जो है ना अपना हार्ट रेट बढ़ाओ ताकि ब्लड प्रेशर बढ़े। अब ये तीनों वजूहत आपको समझ आ गई। अब ब्रेडिकार्डिया की वजूहत पढ़ें। एथलीट्स के अंदर आप उसका उल्ट होता है, वहां पे आपका हार्ट वीक था, यहाँ पे हार्ट एथलीट का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इवन ये एक बीट के अंदर ज्यादा सारा स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत ज्यादा, यानी कि एक बीट के अंदर हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये ज्यादा बल्कि ब्लड पंप कर रहा होता है। वहां पे ब्लड पंप कम हो रहा था इसलिए ब्लड प्रेशर कम था। यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे उसका उल्ट होता है, यहाँ पे वो एक बीट के अंदर ज्यादा सारा ब्लड पंप कर रहा होता है। तो वो क्या होता है कि जब ब्लड इतना ज्यादा पंप हो रहा है, ठीक है, तो वही सारा सीन होता है, ठीक है। ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो गया, अब उसी का उल्ट जो मैंने वहां पे बताया उसी का उल्ट यहाँ पे होता है। और उसको सिग्नल जाते हैं नेगेटिव फीडबैक के जरिए से कि यार ठीक है ना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसको बोलो कि ठीक है ना, वैसोमोटर सेंटर के पास, वैसोमोटर सेंटर आपका जैसे कंट्रोल सिस्टम का सेंटर है। ये जो मैंने आपको मिसाल समझाई इससे आपको सेल फिजियोलॉजी का चैप्टर 1 का यूक्यू भी क्लियर हो गया, ठीक है। और आपका सर्कुलेशन का भी आपका ये यूक्यू क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो वो उसको जाके कहता है कि उसको स्लो कराओ, इस तरह से ब्रेडिकार्डिया के जरिए से उसको स्लो कराया जाता है, ठीक है। वहां पे तेज कराया तो यहाँ पे स्लो नहीं कराना। आगे चलें जी। फिर वेगल स्टिमुलेशन का मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके जरिए से ब्रेडिकार्डिया किया जाता है, यानी कि ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है, ठीक है जी। अब ये एक सिंड्रोम भी, ये तो नॉर्मल है ना कि ऐसे होता है, ठीक है। एक सिंड्रोम भी है इससे रिलेटेड, कैरोटिड साइनस सिंड्रोम। ये क्या सिंड्रोम है? बेसिकली आपकी कैरोटिड आर्टरी जो होती है ना नेक के अंदर, एक जगह होती है कैरोटिड साइनस, ठीक है, मतलब आर्टरी जा रही है ना एक जगह पे, डायलेशन सी होती है कैरोटिड साइनस, वहां पर आपके बैरो रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, ठीक है। कैरोटिड साइनस जैसे वहां पे हमने पढ़ा ना बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, तो बेसिकली बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे ही यानी कि आपका उसका नाम क्या है, इन बैरो रिसेप्टर पर जैसे ही वो प्रेशर पड़ता है ना, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्स भेजते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये वही वही रिफ्लेक्स भेजते हैं जो अभी आप लोग बता नहीं रहा कि वैसो मोटर सेंटर को पीछे से रिफ्लेक्स भेजते हैं। फिर वैसो मोटर सेंटर जो आगे से सिंपैथेटिक सप्लाई को कंट्रोल करता है, वो पैरासिम्पैथेटिक को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। जब उसको सिग्नल मिलते हैं ना कि अपनी सिंपैथेटिक सप्लाई कम करे, ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि वो सिंपैथेटिक सप्लाई कम करता है तो हार्ट रेट कम हो जाता है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक को भी भेजता है। पैरासिम्पैथेटिक को जाके कहता है कि यार क्योंकि मैंने कहा ना कि देखो मेरी बात सुनो, आराम से सुनो बात,
जब उसने सिंपैथेटिक को सप्लाई भेजी, यहाँ पे देखो, जब उसने सिंपैथेटिक को सप्लाई भेजी तो उस टाइम पे उसने पैरासिम्पैथेटिक को कहा कि तुम रुक जाओ ताकि हार्ट रेट बढ़े। ऐसे ही जब जब उसका नाम क्या है, जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो क्या करता है, ठीक है, जब वेजोमोटर सेंटर के पास सिग्नल जाता है तो वो क्या करता है, ठीक है, कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है ना, बढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके पास सिग्नल जब जाता है तो वो क्या करता है, वो सिंपैथेटिक वाले को कहता है कि तुम जो है ना तुम स्लो हो जाओ, और पैरासिम्पैथेटिक वाले को कहता है तुम जाओ और जाके उसको हार्ट रेट को कम करो। ठीक है, यानी कि दो, ऑब्वियसली एक को कम करना है, दूसरे को ज्यादा करना है ना, तभी वो काम होना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो सिंड्रोम है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि थोड़ा सा ही वो रिसेप्टर इतने ज्यादा ओवर एक्टिवेटेड हुए होते हैं कि थोड़ा सा ही, मतलब यहाँ पे रिसेप्टर की गलती है बेसिकली, कि रिसेप्टर जो है ना वो क्या है, वो एक्सेसिवली सेंसिटिव है, कि आपने आपने ये थोड़ा सा ही आपने नेक पे जोर ही लगाया है और उन्होंने पीछे मैसेज भेज दिया कि यार प्रेशर बहुत ज्यादा है। बात समझ आई कि ये जो सिंड्रोम है ना, वो तो जनरल जो बातें करनी थी वो तो कर ली, ये तो हम सिंड्रोम की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा पड़ता है ना उस पर, वो रिसेप्टर क्या करता है, वही काम करा देता है जो वैसे असल प्रेशर बढ़ने पे होना था। ठीक है, ये क्या कराता है, पीछे सारे वेजोमोटर सेंटर को जाके कहता है यार बहुत ज्यादा वो है, तो तुम एक काम करो, तुम ना वो फौरी तौर पर पैरासिम्पैथेटिक को कहो कि ज्यादा सारे इंपल्स भेजे, ठीक है, और आके ना बिल्कुल हार्ट रेट को बिल्कुल स्लो कर दो। तो इस तरह से ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म की वेगल जो है ना वो रिफ्लेक्स आता है और वो एक्सट्रीम ब्रेडिकार्डिया कर देता है। ठीक है ना, तो वो कहता है कि इतना ये स्ट्रॉन्ग करवा देता है उससे कि वो पावरफुल इतना हो जाता है कि एक्चुअली वो स्टॉप ही कर देता है हार्ट को 5 से 10 सेकंड के लिए। बात समझ आई? इसका अब आपको समझ आ गया कि ये एथलीट के अंदर हो रहा है, ये नॉर्मल चीज है यार। वो एक एक बीट के अंदर पंप इतना ज्यादा कर रहा है कि जरूरत पड़ गई कि यार आप ब्रेडिकार्डिया करा लो, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, मतलब एक अच्छी चीज है ना एक बंदे का जो, देखो अब हमारे जैसे बंदे के अंदर अब जरूरी है कि 60-72 दफा पंप करे तो मतलब इनफ टिश्यूज को इतना ब्लड मिलता है। एक बंदे का एक एक बीट में इतना पंप कर रहा है कि बेस्ट है, तो उसको जरूरत ही नहीं 72 दफा बीट कराने की। अच्छी बात है, आप 40 दफा कर लो, ब्रेडिकार्डिया कर लो, तो नॉर्मल है। ये जो हमने बात की ना, ठीक है, और अब आपको बड़ी क्लैरिटी से पता चल गया कि होता क्या है कि सिंपैथेटिक जो है वो आके आपकी क्या कराती है, सिंपैथेटिक को कहां से ऑर्डर मिलता है, वेजोमोटर सेंटर इन मेडुला। ठीक है, सिंपैथेटिक के लिए सेंसर कौन है, बैरोरिसेप्टर, इतना पता चल गया। ठीक है, वेजोमोटर सेंटर ने काम कैसे कराना है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के जरिए। सिंपैथेटिक के जरिए उसने क्या कराना है, सिंपैथेटिक के जरिए उसने हार्ट रेट बढ़ाना है, और पैरासिम्पैथेटिक के जरिए उसने हार्ट रेट कम कराना है। ये सिंड्रोम क्या है, ये सिंड्रोम ये है कि आपके बैरोरिसेप्टर्स खामख्वाह ही सेंसिटिव हो गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, वो क्या करते हैं, वो पीछे जाके कंट्रोल सेंटर को जाके कहते हैं बहुत ज्यादा पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भेजो और हार्ट रेट को कम ही कर दो। तो ये निजाम है, मुझे उम्मीद है बच्ची समझ आ गई। अब मैं डायरेक्टली एक दफा चले यहाँ पे आ